हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, 11th इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी दो बुक है। एक के अंदर अपन पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था, और दूसरे के अंदर अपन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी, अर्थशास्त्र के अंदर सांख्यिकी, जिसके अंदर अपन मीन, मोड, मीडियन, डेविएशन ये सब कुछ अपन अपनी जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसके अंदर देखेंगे। अभी अपन अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, बुक का नाम है, और उसका पहला चैप्टर है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। अब बच्चों, अपन को पता है कि अपना देश 15 अगस्त 1947 के पूर्व अंग्रेजों का गुलाम था। ये बात शायद आप 11th में आए तो अब तक तो आपको ये बात पता चली गई होगी। 15 अगस्त 1947 के पूर्व हम लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, अर्थात 200 वर्षों तक किसी अन्य राष्ट्र ने हमारे भारत के ऊपर अपना शासन किया। अब अपनी बात जैसा कि लेसन का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी आज अपन देखेंगे कि जब अपना देश आज़ाद हुआ उस वक्त और उसके पहले जब देश अंग्रेजों के गुलाम था, और उसके भी पहले जब हमारे देश में राजतंत्र था, उस वक्त हमारे भारत की स्थिति कैसी थी। तो अपने इस चैप्टर के अंदर वैसे तो अपन 1947 से लेकर के 1990 अर्थात 1947 से लेके 1990 के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि किस प्रकार पहले राजतंत्र था, फिर मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेजों ने शासन किया, और अंग्रेजों के शासन के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद भारत को आज़ादी मिली। और जब भारत को आज़ादी मिली उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, और उसके बाद हमारे देश के अंदर उस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए देश में क्या क्या कार्य किए गए, ये सब कुछ अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब देश राजतंत्र था देश में, अर्थात अंग्रेजों के पहले मुगल थे, और मुगल से भी पहले हमारे देश में राजाओं का राज्य था। सभी जो भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था हमारा देश, और सभी अलग अलग राज्यों के ऊपर राजा राज करते थे। ऐसे के अंदर हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही रही। काफ़ी लोग कृषि से जुड़े हुए थे, लेकिन कृषि के साथ साथ अन्य उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, धातु आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, बागवानी है, पशुपालन है, शिल्प उद्योग है, लकड़ी पे नक्काशी है, संगमरमर का कार्य है, सूती वस्त्र का कार्य है, ये सब कुछ भी उस वक्त चलता था। शिल्प उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम कीट पालन के साथ रेशमी वस्त्र उद्योग, पशुपालन, धातु, मणिरत्न उद्योग, आभूषण, संगमरमर, लकड़ी पर नक्काशी और कृषि में संपन्न था। ये सब कुछ था अंग्रेजों के आने से पहले जब हमारे देश में राजतंत्र था। उस वक्त हमारी जो बंगाल के अंदर जो ढाका था, ढाका की मलमल अर्थात मलमल एक अत्यंत महीन कपड़ा था जो कि सूती वस्त्र ही था। ये बहुत फेमस था, विदेशी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था, और इसे शाही कपड़ा भी कहा जाता था क्योंकि इसको शाही लोग पहनते थे। तो ढाका के मलमल के रूप में भी हमारा देश विश्व के अंदर जाना जाता था, और भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता था क्योंकि भारत की संस्कृति और भारत का जो कल्चर है वह अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छा था। तो कृषि में भी संपन्न थे, और बंगाल का सूती वस्त्र जिसका निर्माण ढाका में होता था। बच्चों, आपको पता है जो ढाका है वर्तमान के अंदर कहाँ पर है? बांग्लादेश में है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त भारत के टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान के भी दो भाग बने, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज वास्तव में जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है। तो जो ढाका है वो कहाँ पर चला गया? पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश में चला गया। तो हम बात कर रहे थे उस वक्त के सूती वस्त्र जिसको कि मलमल कहते थे। इस प्रकार हमारा जो देश 17वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्वस्थ अर्थव्यवस्था थी, अर्थात हमारे देश के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोग सुखी संपन्न थे। लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर के अंदर हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल गड़बड़ा गई, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियाँ ही इस तरह की थी। अंग्रेजों की नीतियाँ क्या थी? फूट डालो राज करो,
और अंग्रेजों को भारत से क्या मतलब था, सिर्फ कच्चे माल के लिए। उसको भारत का क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। उस वक्त उसने भारत से कच्चा माल ले लिया और बदले में अपना बना बनाया तैयार घटिया माल इंडिया को दिया, जिससे क्या हो गया, भारत के अपने कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि तैयार माल वहाँ से आने लगा तो लोग वही खरीदने लगे। तो अंग्रेजों की इस गलत नीति के कारण भारत कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन करके रह गया। तो ये अपन ने देख लिया कि जब तक अंग्रेज आए थे तब तक हमारे देश की क्या स्थिति थी, लेकिन जब मुगल के बाद अंग्रेज आए और 200 वर्ष तक उन्होंने अपने देश में राज किया और उन्होंने भारत से कच्चा माल ले जाते थे और तैयार माल भारत और अन्य देशों को बेचने लगे। अब इस प्रकार भारत में आपको बता चुकी हूँ कि कच्चे माल का तो निर्यातक बन गया और तैयार माल का आयातक बन गया। अंग्रेजों का जो शासन था उसको अपन शासन न कह के शोषण कहेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने शासन के नाम पर सिर्फ भारत का शोषण किया और उन्होंने इस भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल गतिहीन बना दिया। उन्होंने विकास की उनकी कोई नीतियां नहीं थी। ऐसे के अंदर कुछ लोग थे जो आगे आए और जिसमें नाम था दादा भाई नारोजी, विलियम डिक्की, फिंडले शिराज और महालनोबिस जैसे लोगों ने भारत के अंदर ऐसा कार्य किया जिससे इसकी अर्थव्यवस्था कुछ संभलने के पद पर आई, संभलने की सीढ़ी पर चढ़ी। और जिसके अंदर अपन बात करें दादा भाई नारोजी, और उन्होंने प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय की गणना करी, क्योंकि अंग्रेजों के शासन के दौरान कभी भी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हुई, न ही प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना, प्रति व्यक्ति आय की गणना हुई, जिससे पता ही नहीं चला कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार बिगड़ती गई। अब जब देश आज़ाद हो रहा था, यानी जो समय था 15 अगस्त 1947 के आसपास, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खोखली हो चुकी थी और हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत बढ़ चुकी थी, बेरोजगारी की समस्या थी। उस वक्त हमारी कृषि मानसून पर आधारित थी, कोई नई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, पुरानी परंपरागत तकनीक से हम लोग खेती कर रहे थे। तो ऐसे के अंदर हम जो आए थे सामने दादा भाई नारोजी, जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया था। और दादा भाई नारोजी को कहते हैं भारत के वयोवृद्ध पुरुष। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अपन को ये याद रखना है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष की संज्ञा दादा भाई नारोजी को दी गई। वो भारतीय राजनीति के पिता भी थे और वो भारत की आशा के नाम से भी जाना जाते। तो उन्होंने कई लेख लिखे, उनकी अपनी पुस्तकें हैं जिसके अंदर उन्होंने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन किया है और उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करी और उन्होंने बताया कि भारत की उस वक्त राष्ट्रीय आय क्या थी, 20 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक, कितना कम है। और उन्होंने जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी वो 1967-68 अर्थात एक वर्ष को लेखा वर्ष माना और 1967-68 के अंदर उन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया। लेकिन बच्चों, वैज्ञानिक पद्धति के रूप में यदि अपन बात करें तो सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय की गणना 1932 के अंदर VKRV वीरेंद्र कस्तूरी रंगावर्धन, इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो बच्चों, आज के चैप्टर के अंदर मैंने अभी प्रारंभ के अंदर भूमिका बांधी है और अभी सिर्फ मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर जो हमको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है तो हमें सबसे पहले राजतंत्र से प्रारंभ करना होगा। फिर मुगल आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और राजतंत्र के समय पे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी दशा में थी। हमारा देश सोने की चिड़िया माना जाता था, देश संपन्न था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी फुट डाल और राजनीति के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खोखला कर दिया। और अब इस काम ने भूमिका देख ली। अब अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयास क्या क्या किए गए और उसको प्रयास करने में हमको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इसको आप अच्छे से सुन लीजिए और एक से अधिक बार सुनिए और इसके नोट्स भी बनाते रहिए। तो अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।